डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल विरोधी अभियान की जमकर तारीफ की। कहा, सेना का अभियान नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ा। बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का सूर्योदय सुनिश्चित। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जेल से रिहा। पिता भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाकर लेने पहुंचे जेल। चैतन्य बघेल 168 दिन बाद जेल से हुए रिहा। झारखंड के रांची स्थित धुरवा डैम का सीएम हेमंत सोरेन ने किया निरीक्षण। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। कहा, झारखंड में पर्यटन स्थलों का हो रहा है विकास। बीएमसी चुनाव पर जुबानी जंग तेज। ठाकरे ब्रदर्स ने शिवसेना शिंदे पार्टी को दी चुनौती। कहा, इस बार के चुनाव में देंगे शिंदे को पटखनी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का सरकार पर बड़ा हमला। इंदौर में दूषित पानी से मौत को लेकर सरकार को दी चेतावनी। कहा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से लो इस्तीफा, नहीं तो उग्र होगा आंदोलन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल अभियान को लेकर जमकर सेना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि विश्वास, विकास और सुरक्षा ही बस्तर की नई दिशा है, जहां हम हिंसा नहीं, शांति के एकमात्र विकल्प चुन चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में रेंज के बीजापुर और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में निर्णायक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 14 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति, सतत दबाव और मजबूत जमीनी पकड़ के कारण माओवादी नेटवर्क तेजी से कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर अब विकास, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों के लिए आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व, सुरक्षा बलों की अदम्य वीरता एवं प्रतिबद्धता, संवेदनशील पुनर्वास नीति तथा बस्तर की जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के शौर्य को नमन करते हुए अभियान में शामिल सभी जवानों को बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जो लोग अब भी हिंसा का रास्ता चुन रहे हैं, वे आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़े, सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और सम्मानपूर्वक जीवन यापन करें। अन्यथा राज्य शासन और सुरक्षा बल कानून एवं संविधान के अनुरूप अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की अंधेरी रात अब अपने अंतिम चरण में है और बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का स्थायी सूर्योदय सुनिश्चित है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में 168 दिन बाद चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट में जमानत मिल गई है। रायपुर सेंट्रल जेल से रिहाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाकर बेटे को घर से ले आए। इस दौरान समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो इकोनॉमिक ऑफेंस के दोनों मामलों में सशर्त जमानत दे दी है। 168 दिन जेल में रहने के बाद 3 जनवरी 2026 को चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए। उनकी रिहाई के दौरान भावुक क्षण देखने को मिले, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाकर बेटे को लेने जेल पहुंचे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की हमर लैब में लंबे समय से 100 से अधिक जांच सेवाएं बंद होने के मामले पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जांच सेवाओं में आई दिक्कतों के लिए पूर्ववर्तीय सरकार को जिम्मेदार ठहराया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में लीजेंड खरीदी में करीब 600 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। इसी भ्रष्टाचार के कारण मेडिकल कॉलेजों में लीजेंड की कमी पैदा हुई और जांच सेवाएं प्रभावित हुई। मंत्री ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए ईओडब्ल्यू और ईडी को पहले ही सौंपा जा चुका है। उन्होंने कहा कि लीजेंड संबंधित कंपनियों के अधीन होते हैं, इसलिए इन तकनीकी और कानूनी समस्याओं को सुलझाने में समय लगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की हमर लैब में 125 प्रकार की जांच सेवाएं दोबारा शुरू की जाएंगी।
वर्तमान में जांच सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों की जांच आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराई जा रही थी, जिससे मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था और रिपोर्ट मिलने में भी देरी हो रही थी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कृषक उन्नति योजना समर्थन के तहत 2 साल में प्रदेश के 25 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई है। इसी तरह सरकार का पूरा फोकस अब किसान बीज सिंचाई और बेहतर कृषि तकनीक के साथ डेयरी व्यवसाय पर है। नेताम ने पत्रकारों से बातचीत में अपने विभाग के 2 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब केवल धान खरीद तक सीमित नहीं रही, बल्कि बीज, बीमा, बागवानी, डेयरी, मत्स्य और तकनीक आधारित खेती की ओर बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने गन्ना किसानों को भी पहला बार बड़े स्तर पर बोनस दिया है। पहली बार करीब 33,000 किसानों से 17.25 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया और 92.57 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 वर्षों में 4.89 लाख किसानों को 854 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। बीज उत्पादन और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी राज्य ने छलांग लगाई। खरीफ 2025 में 21,478 हेक्टेयर में बीज उत्पादन, जो 2023 से 85% ज्यादा है। खरीफ 2024 में 4.9 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज तैयार हुआ और किसानों को 4.73 लाख क्विंटल बीज बांटा गया। नेताम ने बताया कि सिंचाई और यंत्रीकरण पर भी बड़ा निवेश हुआ। 2 वर्षों में 19,482 हेक्टेयर में ड्रिप स्प्रिंकलर, 35,000 किसानों को सूक्ष्म सिंचाई, 4,360 के करीब किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पावर टिलर और पर 116 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को केवल जमानत मिलने पर कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा सत्यमेव जयते के पोस्टर उनके फोटो के साथ लगाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जिनके ये बेटे हैं, वो भी इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता चिमनानी ने ये प्रश्न किया कि चैतन्य बघेल अगर जमानत मिलने पर दोष मुक्त मान लिए जाएंगे तो कवासी लखमा जमानत नहीं मिलने से क्या दोषी मान लिए जाएंगे? क्या कांग्रेस ने ये मान लिया कि पूर्व आबकारी मंत्री कबासी लखमा ही इस शराब घोटाले के सरगना थे? अगर नहीं तो यह दोहरा रवैया पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक आदिवासी नेता के लिए क्यों है? क्यों नहीं यह माना जाए कि एक आदिवासी नेता को कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मोहरा बनाया और आज उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अकेला छोड़ दिया है? प्रदेश प्रवक्ता चिमनानी ने साफ साफ कहा कि जिन भी लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व पर डाका डालने का प्रयास किया था, जिन भी लोगों ने जनता का पैसा लूटने का प्रयास किया था, जिन भी लोगों ने शराब घोटाला किया था, उनमें से एक भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा। चैतन्य को मिली जमानत पर बगले बजाते कांग्रेसियों पर कटाक्ष करते हुए चिमनानी ने कहा कि केवल जमानत मिल जाना दोष मुक्त होना नहीं माना जाता। किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार की धान खरीदी नीति पर ही सवाल उठाए हैं। कहा कि किसान परेशान हैं, उन्हें टोकन नहीं मिल रहा है, ना ही उन्हें भुगतान हो रही है। साथ ही साथ धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 10 फरवरी तक किया जाए, ताकि किसान अपना संपूर्ण धान बेच सके। आम आदमी पार्टी ने मांग की कि सरकार से कि अगर धान खरीदी की तारीख नहीं बढ़ाई गई तो एक बड़ा आंदोलन सरकार को झेलना होगा। मुख्यमंत्री निवास का वो घेराव करेंगे। अभी वर्तमान में धान खरीदी पर बहुत सारी परेशानी आ रही हैं, जिससे किसान परेशान और हताश है। इन सभी मुद्दों को लेकर एक आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में जनवरी के पहले सप्ताह में ही ठंड का असर कमजोर होता दिखाई देने लगा। राजधानी रायपुर समेत ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान ने सामान्य स्तर को पार कर लिया, जिससे सुबह और शाम की ठिठुरन भी कम महसूस की जा रही है। रायपुर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहा। यही स्थिति बिलासपुर, माना एयरपोर्ट और पेड्रा रोड जैसे इलाकों में भी देखने को मिली।
जहां दिन और रात दोनों समय तापमान अपेक्षाकृत ऊंचा बना रहा। प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जगदलपुर में दर्ज किया गया, वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद उत्तर भारत से ठंडी हवाओं के असर से प्रदेश में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। ऐसे में एक बार फिर ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। फिलहाल दिन के समय बड़ी गर्माहट से लोगों को राहत मिली जरूर है, लेकिन कोहरे और आने वाली ठंड को देखते हुए सतर्कता जरूरी बताई जा रही है। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नर्मदापुरम जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कांग्रेस संगठन को ग्राम पंचायत स्तर पर मजबूत करने के लिए 25 सदस्यीय संगठन अभियान की शुरुआत ग्राम पंचायत निमसाड़िया से कार्यक्रम से की है। कार्यक्रम के मंच से जीतू पटवारी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इंदौर में दूषित पानी में हो रही लगातार मौतों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पटवारी ने साफ शब्दों में कहा कि यदि 12 लाख तक पटवारी ने साफ शब्दों में कहा कि यदि 12 तारीख तक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा नहीं लिया गया तो कांग्रेस प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि सरकार की लापरवाही से हुई मौतें हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बनकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। जहां नए साल में एंट्री करते ही राजधानी रांची का दौरा करने निकले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहर के धुरवा डैम सहित कई अन्य पिकनिक स्पॉट का बीते काल निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पर्यटन स्थलों की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था के साथ क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं का विस्तार पूर्वक अवलोकन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने एक जगह पर रुककर चाय की चुस्की के साथ शहर की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को मुख्यमंत्री धुरवा डैम क्षेत्र में पर्यटन को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और वो क्षेत्र रांची शहर के पर्यटन नक्शे का प्रमुख आकर्षण बनेंगे। इसी बीच धुरवा डैम के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों से उनकी समस्याएं सुनते हुए उनसे कई तरह के सुझाव भी लिए। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जन सहभागिता के माध्यम से क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि धुरवा डैम न केवल रांची का महत्वपूर्ण जल स्रोत है, बल्कि यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं भी हैं। सरकार इन संभावनाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित करेगी। झारखंड सरकार ने राज्य में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार झारखंड नियमावली पेशा कानून 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत आज से राज्य के 15 जिलों में तत्काल प्रभाव के साथ ये कानून लागू हो गया है। इसके साथ ही झारखंड में ग्राम सभाओं के पास असीमित अधिकार आ गए हैं। इसी बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने नियमावली को लेकर एपीएन न्यूज से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अनियमितताओं की बात करते हुए कड़ा विरोध जताया। झारखंड में पेशा नियमावली को लेकर आज से अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसी के तहत राज्य के कई जिलों में, कुल 15 जिलों में पेशा नियमावली को तत्काल प्रावधान के साथ लागू कर दिया गया। आज यानी 2 जनवरी की तारीख से इस नियमावली को लेकर, पेशा कानून को लेकर जो मांग पिछले काफी समय से राज्य में हो रही थी, पक्ष की तरफ से तमाम इस पर अपनी बात रखी जा रही थी। आखिरकार इसे लागू कर दिया गया है। हालांकि भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी इसे लेकर नियमितताओं की बात करते नजर आए हैं। देखिए, पहले ही से हम लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे कि ये सरकार जो इतना डिले कर रही है कानून को लाने में, जो नोटिफिकेशन है उसको सार्वजनिक करने में, तो जरूर कुछ छिपा रही है। और आज आप देखिए निशा उरांव जी हैं, IRS ऑफिसर
अफसर हैं जो 2023 में पंचायत राज के डायरेक्टर थे, उन्होंने स्पष्ट किया और फेसबुक पर और सार्वजनिक जगहों पर ही बात को रखकर कि 2023 में जो ड्राफ्ट बना था पैसा नियमावली का और 2024 में जिसे विधि विभाग ने पारित किया था और जो आज लागू हुआ है, सब में आसमान ज़मीन का अंतर है। उनको इतना समझ होना चाहिए कि उस समय पैसा नियमावली बनी ही नहीं, तो पैसा नियमावली कैसे लागू होती। भाई शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे 2 बार, हेमंत सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री हैं, 13 वर्ष इनकी शासन रही है, राष्ट्रपति शासन को अगर आप जोड़ दें तो 13 वर्षों में इन्होंने लागू करने का हिम्मत नहीं दिखाया और किया भी तो क्रिश्चियन और चर्च के प्रेशर में रूढ़िवादी शब्द का कहीं जिक्र ही नहीं। नगर निकाय चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे आप इस पर? लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है सो ईवीएम से के जरिए मांग की जा रही है, लेकिन जहां तक अभी तक राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बैलेट बॉक्स की तरह से बैलेट बॉक्स के जरिए चुनाव कराया जाएगा। मुझे लगता है सरकार को पता है नगर निकाय चुनाव में बुरी हार होने वाली है, इसीलिए वो धांधली करने के लिए बैलेट पेपर का हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ईवीएम से इतना डर क्यों? इसी ईवीएम से उनकी सरकार दोबारा बनी है। हमारे समय में फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राजधानी रांची का कई जगह पर अतिक्रमण और जलाशय को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही तेजी से चल रही है, जिसे लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री द्वारा हटिया जलाशय, धुरवा डैम के आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दत्तों। वहीं जलाशय की मूल सीमा को राजस्व नक्शे के अनुसार चिन्हित किया जाए, साथ ही किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को शीघ्र हटाया जाए, इसके लिए भी प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस 5 जनवरी से राज्यव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान के तहत जन आंदोलन शुरू करेगी। इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण मनरेगा कमजोर हो रहा है, जिससे ग्रामीण रोजगार और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व से राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी स्थित दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग जी एवं मेडिकल नीट कोचिंग संस्थान में चल रही कक्षाओं का अनाचक निरीक्षण करने पहुंचे उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने छात्र छात्राओं से बातचीत में उनके अनुभव को जानने का प्रयास किया। इस दौरान संस्थान में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना ने उनके सपनों को पंख दिए हैं और अब वे राज्य से बाहर जाए बिना ही उच्च स्तरीय कोचिंग प्राप्त कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। उपायुक्त ने संस्थान के विभिन्न हिस्सों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, स्टडी लाइब्रेरी हॉल, बॉयज मेस, गर्ल्स मेस तथा कक्षाओं का जायजा लिया। रांची में आगामी 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक चलने वाले प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला को लेकर सदर अस्पताल में रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि ये कार्यक्रम जिले के सभी ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को लेकर एक अम्ब्रेला कार्यक्रम भी किया जाएगा। वहीं इस 5 दिवसीय स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके तहत डायग्नोसिस से लेकर दवाइयां भी मुफ्त मिलेंगी। बेरमो अंचल अधिकारी संजीत कुमार सिंह ने बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत बालू बैंकर में छापेमारी कर अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया। मौके से तस्कर भागने में सफल रहे। जब्त ट्रैक्टरों को आवश्यक कार्यवाही हेतु बेरमो थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रशासन की इस कार्यवाही से अवैध खनन में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं सीओ संजीत कुमार सिंह ने मीडिया बात करते हुए साफ शब्दों में कहा कि क्षेत्र में किसी भी हाल में अवैध खनन और अवैध बालू परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। सूचना मिला था कि इस तरह का अवैध बालू का ये किया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों को पहले से ये निर्देश मिला है कि किसी प्रकार का कोई भी अवैध बालू का परिवहन खनन अगर कोई कर रहा है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करना है। इसी क्रम में फिर हम लोगों ने लोकल थाना जो हमारा बेनपुर थाना है उनके थाना प्रभारी और एक दल को लेकर के हम लोग रेड मारे, जिसमें कि अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर जब्त किया गया है। जब्त ट्रैक्टर को हम लोग थाना परिसर में सुपुर्द कर दिए हैं और विधि सम्मत कार्रवाई के लिए हम लोगों ने जिला खनन पदाधिकारी को लिख भी दिया है। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के बीजेपी पर करप्शन के आरोप लगाने के बाद राज्य में पॉलिटिकल माहौल गर्मा हो गया है। इसी बैकग्राउंड में बीजेपी लीडर और पूर्व एमपी नवनीत राणा ने सीधे अजित पवार को सलाह दी और साफ कहा कि कोई भी बयान देते समय लाइन क्रॉस ना करें। उनके इस रिएक्शन से ग्रैंड अलायंस में अंदरूनी मतभेद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। मीडिया से बात करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि राज्य में सरकार ग्रैंड अलायंस के मिले जुले सपोर्ट से बनी है। ऐसे में सत्ता में शामिल नेताओं का एक दूसरे पर आरोप लगाना और बेवजह कंफ्यूजन पैदा करना ठीक नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सभी को कंट्रोल रखने और जिम्मेदार और अहम पदों पर रहते हुए लिमिटेड में रहने की जरूरत है। अजीत पवार के बयान पर रिएक्ट करते हुए नवनीत राणा ने आगे कहा कि सभी को सावधान रहना चाहिए कि पॉलिटिकल बयानों की वजह से जनता में गलत मैसेज ना जाए। पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभ्य भाषा और अनुशासित रुख बनाए रखना रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है। देवेंद्र जी फडणवीस साहब के अजित दादा का साथ लेकर ये पूरी पार्टी फॉर्म की, सरकार फॉर्म की, तो मुझे लगता है बोलने के समय किसी ने भी अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज जो परिवार करके आपके साथ में ऐसे युति बैठे हैं, उनका विचार सबने करना चाहिए। तो स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।